हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहां पर आप सभी पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ चल रहा है आपका अपनी एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु पर। और आज की क्लास है बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए, जिसमें आपकी बुक चल रही है केमिकल डायनामिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, और ये इस बुक का लेक्चर नंबर 30 है। इससे पहले के जितने भी लेक्चर्स हैं आपके प्लेलिस्ट में एडेड है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। और आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 4 का एक और इसमें आगे टॉपिक, जो हम लास्ट टर्न पर डिस्कस कर रहे थे। क्या था हमारा? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में लास्ट टर्न पर हमने इसमें किसके बारे में डिस्कस किया था? प्रेशर के बारे में डिस्कस किया था, वो भी आइडियल गैस के लिए। अब इसमें आज हम बात करेंगे डेरिवेशन ऑफ डिफरेंट गैस लॉ। गैस के लॉ को लेकर जिस किसी ने भी अलग अलग फॉर्मूले दिए हैं, उनको फॉर्मूलों को आज हम डिराइव करने वाले हैं। जैसे आपका बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, ग्राहम्स लॉ, डाल्टन्स लॉ और आइडियल गैस इक्वेशन, इन 6 के 6 फॉर्मूलों के बारे में आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लॉ जो है आपका बॉयल्स लॉ। आप आज की ये स्केच डालेंगे डेरिवेशन ऑफ डिफरेंट गैस लॉ, और इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट डालेंगे बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, बॉयल का लॉ क्या कहता है? बॉयल्स का लॉ ये कहता है कि जैसे ही हम किसी भी गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसके मॉलिक्यूलर वेलोसिटी भी इंक्रीज हो जाती है। मतलब क्या है इसका? बिल्कुल क्लियर है। जैसे हम कोई भी गैसियस रिएक्शन को भी एक तरह से साइड करके चलो, अगर हम कोई भी रिएक्शन है उसको हम क्या कर रहे हैं? हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके मॉलिक्यूल्स के बीच वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएंगी। ठीक वैसे ही जैसे पानी को गर्म करने पर उसमें क्या होता है? उबाल आना स्टार्ट हो जाता है। जैसे हम क्या कहते हैं? उसमें मॉलिक्यूलर वेलोसिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज। उसके मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं? इधर उधर मूव करने लगते हैं। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे मॉलिक्यूलर वेलोसिटी भी क्या होती रहेगी? इंक्रीज होती रहेगी। अब देखो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, ये चीज मैं आपको बताऊंगी, लेकिन स्टार्टिंग से सारी चीजें लिंकअप करके चलेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। मॉलिक्यूलर वेलोसिटी को इंक्रीज होगी जो आपकी टेम्परेचर बढ़ाने पर इंक्रीज होती है। अब हम जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वेलोसिटी के स्क्वायर पर डिपेंड करती है, वेरी करती है। कैसे? देखो, ये जैसे हम यहाँ पर कोई भी चीज मान लेते हैं, जैसे ये क्या है? एक बर्तन है, इसके अंदर क्या है? मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं। अभी हमने क्या किया? यहाँ पर हमने थोड़ी सी यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। ये क्या है? ये हमने आग जलाई हुई है। यहाँ से इसको बस ऐसा अज्यूम करके चलो कि यहाँ पे आग जली हुई है, ठीक है। तो ये क्या है? जैसे जैसे देखो हीट प्रोवाइड हो रही है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स उबलना स्टार्ट कर जाएंगे, मतलब इधर उधर मूव करने लगेंगे। जैसे जो मॉलिक्यूल यहाँ था वो क्या हो जाएगा? इधर, जहां कहीं भी उसको जगह मिलेगी ये रैंडमली मूव करते रहेंगे, ठीक है। इस तरह से इनके बीच मोशन हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? अब काइनेटिक गैस थ्योरी के अकॉर्डिंग कहाँ आते हैं? काइनेटिक गैस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, काइनेटिक गैस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, जिस टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, तो वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? वो प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक मीन एनर्जी के, या मीन काइनेटिक एनर्जी के। ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी कि T किसके प्रोपोर्शनल होता है? मीन काइनेटिक एनर्जी के। मीन काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या है? भी समझाती हूं इसको। मीन काइनेटिक एनर्जी मतलब T जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/2 mc² के।
अब देखो यहां से आते हैं, इस बात को समझते हैं। मैंने आपको कहा कि जो टेम्परेचर है, देखो जैसे हम कोई भी चीज गर्म कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, हम उसको टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं। अब उसके मॉलिक्यूल्स के बीच जो एनर्जी होती है, एनर्जी कैसी होती है, जब ये मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं तो इसमें कैसी ऊर्जा आएगी, इसमें गतिज ऊर्जा डेवलप हो जाएगी। क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा आ जाएगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। जितनी काइनेटिक एनर्जी आएगी वो किस पर डिपेंड कर रहा है, जितना हम टेम्परेचर प्रोवाइड करा रहे हैं। मान लीजिए आपने गैस पर क्या रखा है, एक बर्तन रखा है, उसके अंदर पानी है, पानी भी छोड़िए उसमें दूध है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको मंदी आंच करके उस पर बर्तन को रखना है और उसमें दूध को गर्म करना है, तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, जो हमने दूध रखा है या कोई भी चीज हमने पानी रखा है या कोई भी सॉल्यूशन रखा है, जब हम कम टेम्परेचर प्रोवाइड कराएंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स के बीच काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी, कम होगी। ठीक वैसे ही जैसे चाय में एक बार उबाल आने के बाद अगर हम गैस को स्लो कर देते हैं, तो क्या होती है, चाय बाहर नहीं आती है बर्तन से, वो नीचे ही पकती रहती है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ठीक वैसे जैसे आप गैस को क्या कर देते हो, अगर फ्लेम को हाई कर देते हो तो वहां से उसमें चाय क्या हो जाती है, उबल के बाहर निकल जाती है और उससे सारा मेस फैल जाता है। तो यहाँ पे देखो जितना टेम्परेचर इंक्रीज करोगे उतनी ही उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आएगी। ये चीज क्लियर है। तो हम ये कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो होगा किसके अकॉर्डिंग है, ये है आपकी काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो गैस की काइनेटिक थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग, कि जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/2 mc² के। क्लियर है, क्लियर है इतनी बात। तो हम ये कह सकते हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो मीन काइनेटिक एनर्जी पर मोल होगी वो कितनी हो जाएगी, 1/2 mc² हो जाएगी किसी भी कांस्टेंट के लिए, एट एनी गैस कांस्टेंट, एट एनी गैस। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं बॉयल्स लॉ के लिए। बॉयल्स लॉ के लिए बात करने से पहले अगर आपने लास्ट वाला लेक्चर अटेंड नहीं किया तो आप लास्ट वाला लेक्चर अटेंड कीजिए, क्योंकि वहां पे हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था जिसे काइनेटिक गैस इक्वेशन बोला था हमने। अगर आपने वो काइनेटिक गैस इक्वेशन नहीं किया तो आप पहले वो कर लीजिए, क्योंकि उस इक्वेशन की हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ से ये रफ कर देते हैं और अपना मेन डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। ये आपका बेस क्लियर हो गया टेम्परेचर का, काइनेटिक एनर्जी का। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं, हमने लास्ट टर्न पर एक इक्वेशन के बारे में पढ़ा था जो थी आपकी काइनेटिक गैस इक्वेशन, काइनेटिक गैस इक्वेशन, काइनेटिक गैस इक्वेशन। वो क्या थी, वो थी P = 1/3VmNc²। ये आपकी इक्वेशन हम इसमें पढ़कर आए हैं लास्ट टर्न पर, जो है आपकी काइनेटिक गैस इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम अपनी तरह से मॉडिफाई करेंगे बॉयल्स लॉ को प्रूव करने के लिए। बॉयल्स ने ये इक्वेशन ली थी और इसको अपनी तरह से मॉडिफाई किया था। बॉयल ने क्या कहा था कि प्रेशर और वॉल्यूम जो होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, वो कांस्टेंट के इक्वल होते हैं। या कह सकते हैं प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट के इक्वल होते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें ये कैसे आया, ये हम किस तरह से डिराइव करने वाले हैं। जो चीज मैंने आपको बताई ये चीज आप इसमें लिखेंगे कि आपका एज, आगे लिखेंगे इसमें एज वी इंक्रीज टेम्परेचर, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, देन काइनेटिक एनर्जी, देन मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी या मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, देन मॉलिक्यूलर वेलोसिटी इंक्रीजेस, मॉलिक्यूलर वेलोसिटी इंक्रीजेस। तब क्या होती है, मॉलिक्यूलर वेलोसिटी भी इंक्रीज हो जाती है। अब इसमें आगे लिखेंगे, आगे लिखिए अकॉर्डिंग टू, आगे लिखेंगे, इसमें थोड़ा विजिबल नहीं है, इधर लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस।
काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो होगा गैस का वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, मीन काइनेटिक एनर्जी के, वो भी किसके, गैस की मीन काइनेटिक एनर्जी के। तो ये लिखिए इसमें एब्सोल्यूट टेम्परेचर, लिखिए इसमें आगे द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर आप ये सारी चीजें समझ गए ना तो आगे आगे जितने भी आपके लॉज आते चले जाएंगे ना वो बहुत आसान होने वाले हैं आपके लिए, ठीक है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, द एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू, ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू, proportional to mean kinetic energy of gas, mean kinetic energy of gas, किसके, मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। जो हमारा क्या होता है मीन काइनेटिक एनर्जी, मीन काइनेटिक एनर्जी कितनी है हमारी, वो है आपकी 1/2 mc², किसके, 1/2 mc² के, ठीक है। यहां से विजिबल है, एक सेकेंड रुको दिखाते हैं, अभी ऊपर लिख देते हैं यहां से कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mc², किसकी काइनेटिक एनर्जी, गैस की। अब जो हमारी जो काइनेटिक गैस इक्वेशन है उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, उसको हम कुछ अपनी तरह से करके लिख सकते हैं। क्या करेंगे, हम ये लिखेंगे नाउ काइनेटिक गैस इक्वेशन कैन बी रिटन एज द काइनेटिक, अगली लाइन से लिखिएगा, द काइनेटिक गैस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, कैन बी written as P is equal to PV is equal to 2/3 into 1/2 mc²। देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ है, ये है आपकी, हमने अभी आपको क्या बताया कि जो टेम्परेचर है वो किसके इक्वल होगा, मीन काइनेटिक एनर्जी के। तो यहाँ पर आपका क्या होता है, यहाँ पर ये जो आपका टेम्परेचर है, टेम्परेचर की जगह पर क्या रखा है हमने, ये 1/2 mc² रखा है। अब ये क्या है आपका PV इज इक्वल टू है, यहाँ पर हमने 2/3 क्या लिया, कांस्टेंट लिया। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे कैसे होता है, इस जो इक्वेशन है ना ये पूरी, इस इक्वेशन को भी हमने इसको मॉडिफाई किया है। ये मान लो कि ये वॉल्यूम हम कहाँ ले आए हैं, इधर ले आए हैं, ठीक है, समझ में आ गई बात इतनी। अब इसमें आगे हम क्या करेंगे, इसमें आगे हम अपनी तरफ से चीजें अज्यूम करके चलेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या लिखना है, बॉयल्स लॉ लेके आना है। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अगर हम यहाँ पर मास क्या ले ले, डेफिनेट ले ले, मास क्या ले ले, डेफिनेट ले ले, और नंबर ऑफ मोल्स भी आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स n भी आएगा यहाँ पर, nc²। अगर हम क्या ले ले, डेफिनेट मास ले ले कोई भी एक गैस का, डेफिनेट मास ले ले कोई भी एक गैस का, तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स भी क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। भाई जितना मास होगा उसके अकॉर्डिंग हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। जब हमारे मास डेफिनेट हो जाएगा तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट हो जाएंगे। तब हम क्या करेंगे, तब आपका नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अपने आप कांस्टेंट हो जाएगी। अब हम क्या कहेंगे, अब हम ये कहेंगे कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर PV क्या होगा, अपने आप कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। क्या होगा, अपने आप कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। किस तरह से, देखो ये आपका क्या है, ये आपका किसके इक्वल है, 1/2 mc², किसके इक्वल है, T के प्रोपोर्शनल है, ऐसे मान सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं अगर हमारा मास यहाँ से क्या कर ले, मास को हम डेफिनेट कर ले, तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या हो जाएंगे, डेफिनेट हो जाएंगे। तो हम यह कह सकते हैं कि टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। अब कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर किसी भी गैस का मास गिवन है तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर और वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट के इक्वल हो जाएंगे। लिखिए इसमें, if a definite mass of gas, if a definite mass of gas is considered, if a definite mass of gas is considered, then
देन नंबर ऑफ मोल्स भी क्या हो जाएंगे, कैपिटल एन क्या हो जाएंगे, कैपिटल एन भी कांस्टेंट हो जाएंगे, कैपिटल एन इज कांस्टेंट, कैपिटल एन इज कांस्टेंट। क्लियर है? तो अब हम आगे क्या कह सकते हैं, देयरफॉर कि अगर हमें मास गिवन है, देयरफॉर फॉर अ गिवन मास, कॉमा लगा के लिखिएगा आगे इसमें, फॉर अ गिवन मास, अगर हमें द्रव्यमान, मास होता है द्रव्यमान, अगर हमें द्रव्यमान दिया है तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये वाली जो पूरी क्वांटिटी है वो भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। भाई ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है आपके, और ये हमने कांस्टेंट बना दिया है, तो हम क्या कहेंगे कि पी भी कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगी। लिखिए इसमें फॉर अ गिवन मास, कोमा लगा के, एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्वांटिटी जो आपकी राइट हैंड साइड पर प्रेजेंट है, आगे लिखिए कोमा लगा के, द क्वांटिटी ऑन राइट हैंड साइड, RHS किसके इक्वल हो जाएगी, कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगी, इज कांस्टेंट। तो हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, ये हम कोई भी इक्वेशन मान लें, इक्वेशन नंबर 1 मान लें, या फिर ये 1 मान लो, ये इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है। अब इसके आगे लिखेंगे हम, इसमें ये किसके इक्वल हो जाएगा, PV इज इक्वल टू हो जाएगा कांस्टेंट के, PV इज इक्वल टू हो जाएगा कांस्टेंट के। अब हम क्या करेंगे, या तो वॉल्यूम इधर ले आओ, या फिर आप क्या ये इधर ले आओ। अब हम जानते हैं अगर आपका यहाँ पर कांस्टेंट दिया है, देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से P इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन V। अब कांस्टेंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनल का साइन हो जाएगा, तो यहां से ये आ गया आपका बॉयल्स लॉ। ये कहता है कि प्रेशर और वॉल्यूम जो होंगे ये किसके इक्वल होंगे, कांस्टेंट के इक्वल होंगे। वहीं प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे पर इनवर्सली डिपेंड करेंगे। अगर किसी भी गैस का प्रेशर इंक्रीज होगा तो उसका वॉल्यूम अपने आप क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मैं आपको इसका एक छोटा सा एग्जांपल दिखाती हूँ, एक ग्राफ के थ्रू, आपकी बुक में दिया हुआ है, एक सेकंड बुक निकालने दो। ये देखो, ये रहा आपका इसका एग्जाम्पल पूरा डायग्राम के थ्रू समझाया हुआ है। ये देखो, ये रहा, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें देखो वॉल्यूम क्या है, इस टाइम पर वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम दिया हुआ है यहाँ पर ज्यादा वॉल्यूम दिया हुआ है। प्रेशर कैसा है, यहाँ पर देखो प्रेशर बताओ कैसा है, प्रेशर देखो इस टाइम पर प्रेशर है ज्यादा है कम है, देखो प्रेशर इस पर लगाया हुआ है, अभी हमने कम प्रेशर लगाया हुआ है, तो गैस के मॉलिक्यूल क्या है, सारे में फैले हुए हैं। वहीं अगर हम प्रेशर को क्या करने लगे, ज्यादा लगाने लगे, ऊपर से ज्यादा दाब डालने लगे, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर और ज्यादा प्रेशर लगाया तो वॉल्यूम और ज्यादा कम हो गया। तो हम ये कहना चाह रहे हैं यहाँ से कि जैसे जैसे आपका क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है तो वॉल्यूम क्या होगा, अपने आप ही कम होता चला जाएगा। और इसको एक ग्राफ के थ्रू भी समझाया गया है, हुआ है। कोई सी भी साइड आप क्या ले लें, कोई सी भी साइड प्रेशर ले लें, कोई सी भी साइड वॉल्यूम ले लें। अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पर प्रेशर और यहाँ पर वॉल्यूम। जैसे जैसे हम क्या करेंगे, प्रेशर इंक्रीज करेंगे, प्रेशर हमारा इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए, हमारा गिरना चाहिए। ये देखो वॉल्यूम डाउन होएगा जैसे जैसे प्रेशर हम क्या करते चले जाएंगे, इंक्रीज करते चले जाएंगे। ये आपका आ गया यहाँ से ग्राफ। क्लियर है? यहाँ पर वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है और प्रेशर क्या हो रहा है, लगातार इंक्रीज होता चला जा रहा है। क्लियर है? ये हो गया आपका बॉयल्स लॉ। अब इसके बाद फटाफट से छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशंस के थ्रू ही आपका बाकी के लॉज भी प्रूफ हो जाएंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए इसमें आगे है आपका चार्ल्स लॉ क्या कहता है। चार्ल्स लॉ ये कहता है कि अगर हम कोई भी गैस में नंबर ऑफ मोल्स क्या ले लें, अगर हम कांस्टेंट ले लें तो कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम जो होगा डायरेक्टली डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर। किस तरह से, देखिए हम ये पढ़कर आए हैं, अभी जो हमने बॉयल्स लॉ का डेरिवेशन डराइव किया था ना, जो हमने सारी कैलकुलेशंस की थी, तो उसके थ्रू लिखेंगे हम। यहाँ पर हम ये लिख कर आए हैं, PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/2 MNC²।
स्क्वायर के। m मास है, n क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, c क्या है उसकी वेलोसिटी है, t प्रेशर है, v गैस है, वॉल्यूम है किसी भी गैस का। ये सारे गैसेस को लेकर दिए गए हैं। अब अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ आगे लिखेंगे इसमें, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, CHARLE', अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, चार्ल्स के नियम के अनुसार कि अगर हम क्या कर दें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फिक्स कर दें, इफ या फॉर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फॉर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट कांस्टेंट प्रेशर। और चार्ल्स लॉ ने क्या कहा था, चार्ल्स लॉ ने प्रेशर भी कांस्टेंट रखा था, एट कांस्टेंट प्रेशर पर जो ये पूरी इक्वेशन है ये कुछ इस फॉर्म पे लिखी जा सकती है, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ फॉर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो आपके n कहे जाते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पर। तो ये इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, इक्वेशन इसे मान लो इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज किस प्रकार लिखी जा सकती है, रिटन एज, प्रेशर क्या है कांस्टेंट हो गया, प्रेशर क्या है कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ पर ये तो इक्वल का साइन था ना, इसमें प्रेशर क्या है कांस्टेंट हो गया, तो इधर क्या बचा वॉल्यूम, क्या बचा वॉल्यूम, एन भी क्या हो गया कांस्टेंट हो गया, तो मैं यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगा सकती हूँ। भाई अगर हम कोई भी कांस्टेंट हटाते हैं तो प्रोपोर्शनल का साइन आता है, वही प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट आता है, ये चीज क्लियर है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2 बच जाएगा, और यहाँ पर क्या रह जाएगा मास रह जाएगा, और ये c स्क्वायर रह जाएगा। अब हम ये पढ़कर आए हैं बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग कि कोई भी जो टेम्परेचर होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, वो किसके इक्वल होता है, वो मीन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। आगे लिखेंगे इसमें, वी नो दैट टेम्परेचर जो होगा डायरेक्टली इक्वल होता है किसके, mc स्क्वायर के। तो ये इक्वेशन कैसे लिखी जा सकती है, इक्वेशन 2। नाउ इक्वेशन 2 इंप्लाइज, खाना बन गया भाई, इक्वेशन 2 इंप्लाइज, इक्वेशन 2 क्या कहती है कि ये वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यहां से टेम्परेचर के, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर के। ये आ गया आपका चार्ल्स लॉ। तो ये क्या कहता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे उसका वॉल्यूम फैलता चला जाएगा, ठीक जैसे आपका बर्फ का टुकड़ा होता है। अपने घर में आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, फ्रीजर में से आइस निकालना और उसको किसी बर्तन में रखना, टेम्परेचर क्या करोगे, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे तो उसका वॉल्यूम फैल जाएगा। वॉल्यूम अगर आपका बर्फ का टुकड़ा इतने से में आ रहा है तो वो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वो मेल्ट हो जाएगा, तो जो बर्तन आपने लिया है उसका आकार वो ले लेगा, उसका वॉल्यूम ले लेगा। तो यहाँ से ग्राफिकली हम क्या शो कर सकते हैं, ग्राफिकली क्या शो कर सकते हो, यहाँ पर टेम्परेचर ले लें और यहाँ पर वॉल्यूम ले लें, तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम भी इंक्रीज होता चला जाएगा, ग्राफ एक सीधी रेखा में प्राप्त होगा। क्लियर है, ये आ गया आपका चार्ल्स लॉ। तीसरा लॉ एवोगाद्रो लॉ। एवोगाद्रो लॉ क्या कहता है इसके बारे में बात करेंगे, पहले से नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। चलो अब नेक्स्ट है आपका एवोगाद्रो लॉ। एवोगाद्रो लॉ क्या कहता है, एवोगाद्रो लॉ ने इसमें क्या ली गई, आपकी दो गैसेस ली गई, क्या ली गई, दो गैसेस ली गई। इफ टू गैसेस आर कंसीडर्ड, इफ टू गैसेस आर कंसीडर्ड, टू गैसेस आर कंसीडर्ड, ठीक है, देन जो आपकी गैस इक्वेशन है, देन काइनेटिक गैस इक्वेशन, गैस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, पहली गैस के लिए सब में 1 1 लगा देंगे, दूसरी गैस के लिए सब में 2 2 लगा देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा P1 V1
P1V1 जो हमने इक्वेशन निकाली थी किसके लिए, बॉयल्स लॉ में, ठीक है। PV इज इक्वल टू 1/2 ये इक्वेशन निकाली थी ना, ठीक इसी तरह से, या फिर 2/3 भी आप इसमें लगा सकते हो, ये चलो लगा लो, 2/3 इंटू 1/2। अब गैस की अलग ही क्या होगा, मास होगा, अलग ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, अलग ही वेलोसिटी होगी। ठीक इसी तरह से P2V2 इज इक्वल टू 2/3 इंटू 1/2 M2 कैपिटल N2 C2 का स्क्वायर। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, अब बॉयल्स लॉ ने, अवोगाद्रो लॉ ने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि अगर दो गैसेस हैं जिनका प्रेशर और वॉल्यूम अगर हम क्या कर दें, सेम कर दें, प्रेशर और वॉल्यूम क्या कर दें, सेम कर दें। अब लिखो इसमें आगे, इफ P1 इज इक्वल टू P2 एंड V1 इज इक्वल टू V2, तब इन्हें कोई इक्वेशन मान लो, इक्वेशन ए मान लो, इसे इक्वेशन बी मान लो, देन इक्वेशन A एंड B implies, A एंड B क्या implies करेंगे, क्या कहेंगे, इक्वेशन A एंड B, ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। भाई P1V1 किसके इक्वल हो जाएगा, P2V2 के इक्वल हो जाएगा, या फिर इसमें लिख लो देन P1V1 इज इक्वल टू P2V2। क्लियर है। तो ये दोनों इक्वेशन भी क्या आ जाएंगी, अपने आप एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगी। यहाँ पे लिखेंगे 2/3 इंटू 1/2 M1 N1 C1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3 इंटू 1/2 M2 N2 C2 का स्क्वायर। क्लियर है। इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, तो यहां से क्या आ जाएगा, या फिर इतने को रहने दो, इसकी तो हमें जरूरत है, इसे कैंसिल मत करो, क्यों, आगे पता चलेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 M1 N1 C1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 M2 N2 C2 का स्क्वायर। क्लियर है। अब ध्यान से समझना, अब है इसमें असली खेल। ठीक है, कंप्लीट करना है इसको। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, अगर हम ये मान ले कि दोनों गैसों का, अगर देखो प्रेशर सेम है, वॉल्यूम सेम है, हम ये मान के चलते हैं कि इनका टेम्परेचर भी क्या है, सेम है। इफ टू गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर, अगर क्या हो जाए, टेम्परेचर क्या हो जाए, सेम हो जाए, T1 इज इक्वल टू क्या हो जाए, T2 हो जाए। इफ T1 इज इक्वल टू T2 हो जाए। अब यहाँ पे T कैसे आ गया, अभी पढ़कर आए हो, अभी क्या पढ़कर आए हो, T किसके प्रोपोर्शनल होता है, 1/2 MC स्क्वायर के। तो यहां से इसके लिए क्या आएगा, इसके लिए, या फिर रुको चलो यहाँ पे बाद में लिखेंगे, ये आ जाएगा 1/2 M1 C1 का स्क्वायर एक जगह लिख लेते हैं, इसको T1 मान लेते हैं, और ये N1 एक तरफ, और इक्वल क्या आ जाएगा, T2 और N2। अब T1 और T2 क्या होंगे, इफ T1 इज इक्वल टू क्या हो जाए, T2 हो जाए, तो N1 भी किसके इक्वल हो जाएगा, N2 के हो जाएगा। और यही है आपका अवोगाद्रो लॉ। अवोगाद्रो लॉ क्या कहता है, इफ two gases have similar temperature, pressure and volume, temperature, pressure and volume, then number of molecules will be equal to each other, then number of molecules will be equal to each other। अगर किसी गैस का दाब, ताप, आयतन समान हो, एक जैसे हो, तब उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, अणुओं की संख्या भी क्या होगी, समान होगी। क्लियर है। ये हो गया आपका लॉ नंबर 3। इसके बाद है आइडियल गैस इक्वेशन को लेकर बात करेंगे। पहले नोट डाउन करिए इसको। इन तीनों लॉज की हेल्प से हम क्या करेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन को नोट करेंगे। अब देखो इसमें आगे मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। एक और चीज क्या है, अगर हम ये मान ले कि यहां से सिर्फ, अगर ये मान ले कि यहां से सिर्फ प्रेशर और टेम्परेचर अगर सेम हो जाए, तो वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वॉल्यूम पर डिपेंड करेंगे, जितना वॉल्यूम होगा उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। क्लियर है, समझ में आ गई ये चीज। तो यहां से आप क्या भी लिख सकते हो, यहां से आप ये भी लिख सकते हो कि अगर ये लिखो एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, जो आपका क्या होगा, वॉल्यूम किस पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करेगा, एन पर। कैपिटल एन ले लो, छोटा एन ले लो, मर्जी आपकी। ठीक है, छोटा एन ले लेते हैं।
या रुको कैपिटल एन ही ले लो, फिर आप कहोगे कि छोटा क्यों लिया बड़ा क्यों नहीं लिया। क्लियर है? अब इसको फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे करते हैं। छोटे छोटे आपके दो लॉज रह रहे हैं, ग्राहम का लॉ है, आइडल गैस इक्वेशन है, और डाल्टन्स लॉ है। छोटे छोटे हैं पर इंपॉर्टेंट है। आपका जो ग्राहम का लॉ है, वो डाल्टन का लॉ है, वो आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पहले आप इसे नोट करिए। तो बच्चों देखो इसमें आगे आइडल गैस इक्वेशन क्या कहती है। आइडल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, सुना है ना आपने? बिल्कुल वही इक्वेशन हम डेराइव करने वाले हैं। अब कैसे डेराइव करेंगे? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और अवोगाद्रो लॉ, इन तीनों लॉज की हेल्प से आइडल गैस इक्वेशन आएगी। कैसे? बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या पढ़कर आए हैं? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। ये किसके थ्रू है? बाय बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, ठीक है। अब एक और चीज पढ़कर आए हैं, वॉल्यूम डायरेक्टली डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर। ये किस लॉ के अकॉर्डिंग पढ़कर आए हैं? बाय चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, ठीक है। अब एक और चीज मैंने अभी आपको लिखाई कि V डायरेक्टली डिपेंड करेगा किस पर? किस पर? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर। ये हम किसके थ्रू पढ़कर आए हैं? बाय अवोगाद्रो लॉ, ठीक है, अवोगाद्रोज लॉ। अब देखो इन तीनों लॉज के अकॉर्डिंग वॉल्यूम जो है किस पर डिपेंड कर रहा है? नाउ इन्हें इक्वेशन मान ले, इसे इक्वेशन 1 मान लो, इसे इक्वेशन 2 मान लो, या फिर आप सीरियल वाइज भी इक्वेशन मान के चल सकते हो, ठीक है। जैसे हम बॉयल्स लॉ से कर आए ना, सारी इक्वेशन आप नंबर वाइज मान लो, 16, 17 जो भी आएंगी आपकी, ठीक है। तो यहां से नाउ इक्वेशन 1, 2 एंड 3 क्या इंप्लाइज करेंगे कि वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वॉल्यूम जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? 1/P के, T के और N के। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि ये किसके प्रोपोर्शनल होगा? ये होगा TN/P के। अब हम यहाँ से किसके बारे में बात कर रहे हैं? गैस के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ से हम क्या बात कर रहे हैं? गैस के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम गैस के बारे में बात कर रहे हैं तो ये कांस्टेंट का साइन हटाएंगे तो यहाँ से क्या आएगा? गैस कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? V डायरेक्टली इक्वल टू आ जाएगा RTN/P, where R is equal to gas constant। R is equal to गैस कांस्टेंट। क्लियर है? अब यहां से हम क्या कर सकते हैं? V को इधर ले, P को इधर ले आओ V के पास, तो V is equal to यहाँ पे क्या लिख लें? N पहले लिख लें, और ये आ जाएगा R और ये आ जाएगा T। और R की वैल्यू आप जानते ही हो, R की वैल्यू क्या होती है? 8.314 जूल पर मोल केल्विन इसकी वैल्यू होती है। चाहो तो इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हो। वैल्यू कैसे निकलती है? वैल्यू निकालने के लिए देखो ये आ जाएगा R इज इक्वल टू PV/NT। देखो वैल्यू कैसे निकलती है? एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेंगे। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लेंगे, और जो टेम्परेचर लेंगे वो आपका आता है 273 केल्विन, और वॉल्यूम लेंगे 22। कितना लेंगे? 22। और किस में लेंगे आप? किस में लेंगे वॉल्यूम लेंगे आप DM में, ठीक है, डेकोमीटर में। क्लियर है? अब यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से R की वैल्यू आ जाएगी 8.314 जूल पर मोल केल्विन इसकी वैल्यू आएगी। क्लियर है? ये आ गया आपका कौन सा लो? आइडल गैस इक्वेशन लो। क्या करेंगे आप इसका? आप सभी जानते हैं, स्क्रीनशॉट लेंगे। फिर इसके बाद ग्राहम्स लॉ की या डाल्टन्स लॉ की तरफ चलते हैं। 2 ही बचे हुए हैं आपके। चलिए नेक्स्ट है आपका ग्राहम्स लॉ। आई होप आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, क्योंकि ये जो सारे रूल्स मैं आपको करा रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके न्यूमेरिकल्स में भी जरूरत पड़ती है, और बहुत सारे फॉर्मूले हैं आगे भी जो हम डिराइव करेंगे, इन सभी की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? अब देखो इसमें आगे ग्राहम्स लॉ के बारे में बात करते हैं। ग्राहम्स लॉ क्या कहता है? सबसे पहले हम लिखेंगे वही काइनेटिक गैस इक्वेशन। काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या है आपकी? PV इज इक्वल टू 1/3 M कैपिटल N C स्क्वायर। ये है आपकी गैस इक्वेशन। अब यहां से हम क्या करेंगे? अब हम यहां से C की वैल्यू निकालेंगे। क्यों निकाल रहे हैं और किस लिए निकाल रहे हैं अभी पता चलेगा। यहां पर हम क्या कर रहे हैं? यहां पर हम C की वैल्यू निकालेंगे। C की वैल्यू निकालेंगे तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी? C इधर रह जाएगा, बाकी सब दूसरी तरफ चले जाएंगे। तो यहां से आ जाएगा C स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 3
पी वी अपॉन स्मॉल m कैपिटल N। अब यहां से क्या आ जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट आ जाएगा, तो यहां से c इज इक्वल टू अंडर रूट 3pv अपॉन m इंटू n। अब देखो एक चीज ध्यान से सुनना, अब हम करेंगे यहाँ पर डेंसिटी के बारे में बात। किसके बारे में? डेंसिटी के बारे में। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था डेंसिटी को लेकर जब ये क्लास स्टार्ट हुई थी। तब फॉर्मूला बताया था डेंसिटी किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के सम के इक्वल। किसके? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के सम के इक्वल, या फिर मास ऑफ गैस के सम के इक्वल और उसके अपॉन में वॉल्यूम। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं? नाउ वी नो दैट m इंटू n अपॉन v इज इक्वल टू क्या आएगा? डेंसिटी आएगा। इज इक्वल टू क्या आएगा? डेंसिटी। और इसको हम किससे शो करते हैं? इसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, ये है आपका रो। क्लियर है? तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे? mn अपॉन v है तो इसको रखेंगे रो। अगर यहाँ पर आता है v अपॉन mn आता है तो लिखेंगे 1 अपॉन रो। क्लियर है? तो यहाँ से क्या आ जाएगा? c इज इक्वल टू अंडर रूट 3 और ये क्या आएगा? प्रेशर ऐसा का ऐसे ही रहेगा और यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन रो। पी में और रो में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, कभी प्रेशर में और डेंसिटी में क्या हो जाओ? कंफ्यूज हो जाओ। क्लियर है? अब ये आ गई यहां से इतनी बात। अब हम क्या कहेंगे? अब हम ये कहेंगे इसमें कि जो आपका रेट है डिफ्यूजन का, वो किसके इक्वल होगा? वो डिपेंड करेगा मीन वेलोसिटी के। मतलब क्या कहना चाहती हूँ? मतलब ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर आपका क्या है? c है। c क्या लिया हुआ है? वेलोसिटी लिया हुआ है। तो हम ये कह रहे हैं, जब ग्राहम का लॉ बात कर रहे हैं डिफ्यूजन के बारे में, अगर हम बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर इसका डिफ्यूजन का रेट लेंगे। तो या कह सकते हो कि किस रेट से, किस स्पीड से या किस वेलोसिटी से उसका डिफ्यूजन हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या मान सकते हैं? यहाँ पर हम क्या मान सकते हैं कि जो आपकी रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा वो डिपेंड करेगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या करेगा? डिपेंड करेगा किस पर? डिपेंड्स ऑन मीन वेलोसिटी। किसके? मीन वेलोसिटी। मीन वेलोसिटी। क्लियर? तो हम यहां से क्या कह सकते हैं? R डिपेंड करेगा किस पर? C पर। R डिपेंड करेगा C पर। और ये किसके इक्वल होगा? ये आपका इक्वल होगा किसके? 1 अपॉन 3 के। वो भी किसमें? 1 अपॉन 3 अंडर रूट 3p अपॉन डेल्टा के। क्लियर है? ये लिखेंगे यहां से, ये किस पर डिपेंड करेगा? अंडर रूट 3p अपॉन डेल्टा के। अब इसमें हम एक और चीज लिखने वाले हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। और कांस्टेंट प्रेशर पर अब देखो दो वेरिएबल के बारे में तो हम लेंगे नहीं यहां से। एट कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर पर R डिपेंड करेगा C पर और C डिपेंड करेगा किस पर? ये आ जाएगा अंडर रूट 1 अपॉन रो। क्लियर है? ये आ गया आपका ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। नोट कर लीजिए आप इसे। इसके बाद हम क्या करेंगे? आपका लास्ट लॉ रह रहा है डाल्टन्स लॉ, उसके बारे में बात करेंगे। पहले से नोट करिए। देखो अब इसमें आगे है डाल्टन्स लॉ, और डाल्टन्स लॉ किसके लिए दिया हुआ है? पार्शियल प्रेशर के लिए दिया हुआ है। तो इसमें ऐड करेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब इसमें प्रेशर को लेकर क्या बात कही गई है? इन्होंने कहा कि अगर हम क्या ले लें, 2 गैस ले लें और 2 गैस ले लें जिसका प्रेशर क्या हो? मान लो पहली गैस का प्रेशर है 1 नहीं A, PA। यहां से लिखेंगे इफ या फिर ऐसे लिखो प्रेशर, द प्रेशर ऑफ गैस A किसके इक्वल होगा? A गैस ले लिया जो हमारा एक कंटेनर में है, किसी और कंटेनर में है। नहीं ऐसे लिखो, इफ अ गैस A इज इन, इफ A gas capital A is in a container then PA
इज इक्वल टू क्या आएगा 1/3VmNc², और यहाँ पर हम लगा लेंगे सबके लिए 1 1 लगा लेंगे। मतलब क्या है कि प्रेशर किसका है, जो गैस A में भरी हुई है उसका प्रेशर m1 प्रेशर, n1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, c1 वेलोसिटी और v इसका वॉल्यूम है। इसी तरह से इफ अ गैस B is in another container, तब क्या कहेंगे हम, P B इज इक्वल टू 1/3V m2n2c2 का स्क्वायर। ठीक है, इसे एक क्वेश्चन मान लो, इसे दूसरी क्वेश्चन मान लो। इफ वी अगर इन दोनों गैसों को एक कंटेनर में भर दें, इफ वी एडेड दीज गैस इन वन कंटेनर, या फिर इसमें लिखेंगे इफ these gases are present in same vessel या container, then pressure will be equal to the sum of both gases। ठीक है, प्रेशर जो होगा दोनों गैसेस के प्रेशर के इक्वल होगा। तो हम यहाँ कैसे कह सकते हैं, प्रेशर जो होगा फाइनल प्रेशर इन दोनों गैस के सम के इक्वल होगा, यानी कि m1n1c1 का स्क्वायर अपॉन 3v प्लस m2n2c2 का होल स्क्वायर अपॉन 3v। तो यहां से क्या आएगा, प्रेशर इक्वल आएगा PA प्लस PB। ये आपका कहता है डाल्टन्स लॉ। मतलब क्या है इसका, बिल्कुल अच्छे से समझाती हूँ। देखो, अगर हमने क्या ले ली, कोई एक गैस ले ली, दूसरी एक और गैस ले ली, इन दोनों का वॉल्यूम क्या है, सेम है। देखो वॉल्यूम क्या ले रखे हैं हमने, सेम ले रखे हैं। अगर हम इन दोनों गैसेस को एक कंटेनर में भर दें, वॉल्यूम सेम है, किसी और एक बड़े कंटेनर में हम क्या कर रहे हैं, भर रहे हैं, तो दोनों का प्रेशर क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल, मान लो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जैसे मैं आपको बताती हूँ, एक बर्तन लिया हमने, उसमें कुछ हमने सॉल्यूशन ले लिया, वहीं दूसरा बर्तन लिया, उसमें कुछ सॉल्यूशन ले लिया। अगर हम उन दोनों सॉल्यूशन को क्या कर दें, बड़े बर्तन में रख दें, तो उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे काउंट करेंगे, जो ए वाले होंगे प्लस कर देंगे बी वाले में, इसी तरह से जो ए वाले की वेलोसिटी होगी प्लस कर देंगे बी वाले की वेलोसिटी से, तो टोटल वेलोसिटी निकल कर आ जाएगी। ठीक इसी तरह से जो प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा, पहले वाले के प्रेशर के प्लस दूसरे वाले के प्रेशर के। बस यही चीज हमने यहाँ पर अप्लाई की है। ये है आपका डाल्टन्स लॉ, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो देखिए यहां से आगे आ गया है आपका जो आपके डिफरेंट गैस के लॉ थे, उनके डेरिवेशन थे, यहां से हमने डिराइव कर लिए हैं। 6 के 6 इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं। आशा करती हूँ आप सभी को बिल्कुल अच्छे से समझ में आए होंगे। अब इसके बाद आपके कुछ और टॉपिक भी हैं। अभी आपके छोटा चैप्टर नहीं है, काफी लेंथी चैप्टर है, काफी अच्छे से हम इसको कवर अप करने वाले हैं। तो बाकी करेंगे हम इसमें नेक्स्ट टर्न पर। आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।